101 छात्र प्राप्त भाषा स्तरम सक्षमता परीक्षा योग्यता परीक्षण छात्रों द्वारा हासिल किया गया भाषा स्तर का मूल्यांकन करता है। इस परीक्षण में छात्रों की योग्यताओं को मापा जाता है, उन्होंने कितना सीखा है और उनकी रुचियों का मूल्यांकन किया जाता है। 102 कस्मिन्नपि विषय रुचिम उत्पादितुम शिक्षक अध्यापक को समूहों में विभाजित करते हैं और उनसे हाथियों के विषय में कोई भी कहानी सुनने से पहले हाथियों के बारे में प्रश्नोत्तरी करने के लिए कहते हैं। शिक्षक का उद्देश्य है बच्चों की किसी भी विषय में रुचि उत्पन्न करना। शिक्षक का शिक्षण कार्य तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक वह बच्चों की विषय में रुचि उत्पन्न न कर दे। ये शिक्षण के रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। 103 प्रथम उपायार्थ छात्र सह संवदैत भाषा। कक्षा में कोई छात्र बाधा डालता है, अध्यापक द्वारा अपना दायित्व पूरा करने से रोकने के लिए व्यवधानकारी छात्र को ऐसा करना चाहिए। प्रथम उपाय छात्रों के साथ बात करें। यदि कोई छात्र कक्षा में बाधा उत्पन्न करता है और अध्यापक को अपना कार्य पूरा करने से रोकता है, ऐसे में अध्यापक को छात्रों से वार्तालाप करके उनकी समस्या को पूछना चाहिए, जिससे वह छात्रों के मन की बात को जान सकें और छात्र उनके कार्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न न करें। 104 लेखन कौशलम जब छात्र विचारों को उत्तेजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, संपादित और संशोधित करते हैं, तब इस प्रक्रिया को लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल अर्थात लिखने में कुशलता। यह एक अभिव्यक्तात्मक कौशल है। इस कौशल के द्वारा छात्र अपने विचारों को अध्यापक के समक्ष व्यक्त कर पाता है। कई बार बच्चा अपने विचारों को बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता है, तब वह अपने विचारों को लेखन कौशल के माध्यम से लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। 105 वर्णनात्मक कौशल। वर्णनात्मक कौशल से तात्पर्य है इसमें छात्र किसी भी चीज का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें किसी भी घटना या वृतांत को बताने के लिए बोलने और लिखने के माध्यम में वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करते हैं। 106 विस्तृत पठन। विस्तृत पठन को ही व्यापक पठन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पठन के लिए पाठ्य पुस्तक के वे सभी पाठ लिए जाते हैं जो भाषा की दृष्टि से अत्यधिक सरल तथा विचार की दृष्टि से सुबोध होते हैं। इस पठन में छात्र आनंद के साथ पढ़ते हैं। 107 विचारात्मक जटिलता, सामग्री गहनता व प्राचार्य भाषा शिक्षक से नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य संसाधनों की जांच करने के लिए कहते हैं। उनकी पसंद में विचारात्मक जटिलता और सामग्री गहनता नहीं है। 108 निरीक्षणम प्रतिपुष्टि सत्राणी एवं लिखित प्रतिवेदनानी। छात्र द्वारा प्रयोग के लिए भाषा सामग्री के विकास के लिए अध्यापक मानक मानदंड निर्धारित करते ही निरीक्षण, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, सत्र और लिखित प्रतिवेदन रिपोर्ट मानदंड सबसे महत्वपूर्ण है और सामग्री मूल्यांकन में सहायक है। 109 कक्षा कार्यविधि क्लासरूम प्रोसीजर्स। छात्रों के अध्ययन अध्यापन कार्य में कक्षा कार्यविधि, कक्षा की प्रक्रियाएं कक्षा का साधन उपकरण नहीं है। CTET संस्कृत पेपर 1 और पेपर 2। जबकि शब्द भित्ति, वर्ड वॉल, पठन कोण, रीडिंग कॉर्नर, कक्षा पुस्तकालय, क्लासरूम लाइब्रेरी, ये सभी कक्षा में अध्ययन अध्यापन के साधन उपकरण है। 110 व्याकरणानुवाद प्रविधि। व्याकरण अनुवाद पद्धति छात्रों को प्रथम भाषा सिखाने में मुख्य भूमिका निभाती है। व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि से तात्पर्य है कि जो छात्रों को प्रथम भाषा सिखाने में मुख्य भूमिका निभाती है, इसमें पहले छात्रों को व्याकरणिक नियमों के आधार पर लक्ष्य भाषा अर्थात दूसरी भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है। इसके अंतर्गत मातृभाषा के साथ लक्ष्य भाषा दूसरी भाषा में होने वाली अनुवाद प्रक्रिया को भी समझाया जाता है। 111 न्यूनीकृति द्विभाषीयताया। चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी थी। जिस समय से वह तमिलनाडु चले गए, वह भोजपुरी नहीं बोलते और मूल निवासियों के साथ अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। जब एक नई दूसरी भाषा देशीय मूल भाषा को स्थापित करती है, यह उदाहरण द्विभाषावाद में कमी का है। 112 संभाव्य कार्यम। संभावित कार्य पूर्व पठन क्रिया को प्रोत्साहित करता है। पूर्व पठन अर्थात पढ़ने से पहले जो भी क्रिया की जाती है उसको प्रोत्साहित करने के लिए संभाव्य या संभावित कार्य आवश्यक है। 113 भाषा स्थिरा। भाषा स्थिर है, ये भाषा की विशेषता नहीं है, जबकि भाषा व्यवस्थित है, भाषा सामाजिकी है, भाषा सांकेतिक है, ये सभी भाषा की विशेषताएं हैं। 114 सकारात्मक आज्ञाथकवाक्यम। 8वीं कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को घर पर ऊर्जा संरक्षण विषय पर एक असाइनमेंट प्रस्तुत करने के लिए कहती है। ये कार्य भाषा में सकारात्मक आज्ञाथकवाक्य की विशेषता को बढ़ाता है। 115 पत्रम पाठ सज्जीकरण के अंतर्गत एक उद्देश्य यह है कि छात्रों को ग्राहकों के साथ व्यापारिक संप्रेषण करने चाहिए। यह उद्देश्य पत्र के साथ समझाती है। 116 विश्लेषण से तात्पर्य है कि इसमें किसी भी कार्य को अलग अलग भागों में विभाजित करके समझाना या बताना अर्थात उसका विश्लेषण करना। 117 कूट परिवर्तन से तात्पर्य है किसी छात्र व्यक्ति के द्वारा किसी एक भाषा को बोलते उसमें परिवर्तन आ जाना अर्थात किसी एक भाषा को बोलते बोलते दूसरी भाषा को बोलने लगना कूट परिवर्तन कहलाता है। 118 भाषा समाजीकरणम। लैंग्वेज सोशलाइजेशन। छात्रों की अपने समाज में अनौपचारिक अंतः संपर्क, मित्रता और एक दूसरे के साथ संबंधों में भाषा का स्वरूप आश्रित है। यह उनके भाषा सामाजिकरण पर आधारित है। 119 मलयालम भाषाया सामाजिका। उपभाषा कोझिकोड क्षेत्र में एक विशिष्ट समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली मलयालम भाषा उसी स्थान पर अन्य लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली मलयालम भाषा से कुछ अलग है। किसी विशिष्ट समुदाय द्वारा प्रयुक्त मलयालम को मलयालम भाषा की सामाजिक उपभाषा बोली कहा जाता है। 120 विषयात्मक शब्दावली। थीमैटिक वोकैब्युलरी। छात्रों के लिए अलग अलग समूहों में नीचे लिखित सीखने का कार्य दिया गया था। इसे शब्दावली गतिविधि कहा जाता है।
नीचे लिखे हुए शब्दों से संबंधित शब्द और सुक्ति। परिवार, संबंध, भावना, ये तीनों शब्द विषयात्मक शब्दावली थमैटिक वोकैब्युलरी के अंतर्गत आते हैं। 121 मूल अंतर्व्यक्तिकता संप्रेषण कुशलता BICS दिन। प्रतिदिन की वार्तालाप के लिए इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रतिदिन की सामान्य वार्तालाप और बोलचाल की भाषा शामिल है। इसे मूल अंतर्व्यक्तिगत संप्रेषण कुशलता के नाम से जानते हैं। 122 समालोचनात्मक साक्षरता कुशलता क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स। एक अध्यापिका माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए एक पाठ लघु कहानी देती है। वह उनसे शक्ति और न्याय के परिप्रेक्ष्य से पाठ के अर्थ और विचारों को पढ़ने और चर्चा के लिए कहती है। अध्यापिका छात्रों में समालोचनात्मक साक्षरता कुशलता क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स का विकास करने का प्रयास कर रही है। 123 व्याकरणात्मक विषय से कार्य विधेय ज्ञानम अध्ययन अध्यापन सीखने और सीखने। व्याकरण में प्रक्रियात्मक ज्ञान व्याकरणिक विषय की कार्य पद्धति का ज्ञान होता है। 124 पारस्परिक श्रुतलेख। पारस्परिक श्रुतलेख का अर्थ होता है जिसमें पारस्परिक का साथ में मिलजुल कर काम करना। श्रुत का अर्थ होता है सुनना। श्रुतलेख का शाब्दिक अर्थ सुनकर लिखना है। भाषा शिक्षण के श्रुतलेख अभ्यास विधि के द्वारा शिक्षक एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण करता है तथा बच्चे उन्हें सुनकर शुद्ध शुद्ध लिखते हो। 125 भाषा बहुभाषा। प्रथम भाषा रूपेण क्षेत्रीय भाषा त्रिभाषा सूत्र के विषय में प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा घरेलू गृह भाषा क्षेत्रीय भाषा आती है। ये सत्य है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाओं को शामिल किया है जिसमें प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा या गृह भाषा, द्वितीय भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी भाषा और तृतीय भाषा के रूप में सांस्कृतिक या वैदेशिक भाषा। 126 उपचारात्मक शिक्षण रेमीडियल टीचिंग। भाषा के उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य बच्चों की शिक्षण संबंधी कमजोरियों कठिनाइयों को दूर करना है। शिक्षण की यह पद्धति शिक्षण की प्रक्रियाओं को प्रभावशाली और प्रत्येक छात्र के लिए रुचिकर तथा अर्थपूर्ण बनाती है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के पश्चात किया जाता है। 127 अन्योन्याध्यापनम रेसिप्रोकल टीचिंग। शिक्षण की एक विधि जिसमें एक अध्यापक 4 छात्रों के साथ एक संयुक्त शिक्षण वर्ग का निर्माण करता है। इस वर्ग में विभिन्न भूमिकाएं हैं। पाठ गद्यांश के विषय की चर्चा होती है जो व्यंग्यात्मक विकास का एक ऐसा क्षेत्र निर्मित करती है जिसमें पढ़ने की समझ विकसित होती है। ये श्रेष्ठ होती है। इस विधि को अन्योन्याध्यापन रेसिप्रोकल रीडिंग कहते हैं। 128 अंतर्भाषिकता ट्रांसलैंग्वेजिंग। एक भाषा अध्यापिका अंग्रेजी में एक कहानी कहती है, फिर वह छात्रों को वर्ग में काम करने और उस भाषा में कहानियां सुनाने का निर्देश देती है जिसे वे जानते हैं। इसके बाद वह उन्हें उस कहानी की आम भाषा में बताने का निर्देश देता है। इसे शिक्षाशास्त्र शिक्षण पद्धति कहते हैं। ये अंतर्भाषिकता ट्रांसलैंग्वेजिंग के अंतर्गत आता है। 129 स्कैनिंग क्रमवीक्षणम पद्धति। ये किसी भी पाठ के विशेष तथ्यों को समझाने के लिए स्कैनिंग बारीकी से पढ़ना गहन पठन अर्थात ध्यानपूर्वक समझाकर पढ़ने से है। स्कैनिंग एक पठन गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को इच्छित जानकारी निकालने में मदद करती है। 130 श्रव्यभाषावाद ऑडियोलिंग्विलिज्म। इसमें श्रव्यभाषावाद ऑडियोलिंग्विलिज्म पद्धति भाषा सीखने के लिए मौखिक अभ्यास और भाषा की औपचारिक विशेषताओं की निपुणता को आवश्यक मानती है। श्रव्यभाषावाद पद्धति मुख्य रूप से बोलने और सुनने के लिए व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक संरचना के सीखने पर जोर देती है। 131 अंतर्भाषिक सामर्थ्य ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी। अंतर्भाषिक सामर्थ्य से तात्पर्य है कि जब कोई बालक एक से अधिक भाषाएं बोलना जानता हो, जैसे एक कक्षा का बालक 4 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी बोलता है। जब वह घर पर अपने माता पिता से बात करता है तो चारों भाषाओं का खुलकर प्रयोग करता है, लेकिन विद्यालय में वह केवल हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का ही प्रयोग करता है क्योंकि उसके दोस्त और शिक्षक ये भाषाएं जानते हैं। इस प्रवृत्ति को आंतरभाषिक सामर्थ्य कहते हैं। 132 शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानि वस्तूनि रिलियर। छठी कक्षा की एक शिक्षिका शब्दावली सिखाने के लिए कक्षा में चम्मच, प्लेट, बर्तन, बक्से, थाली आदि वस्तुएं लाई। इसका उद्देश्य रसोई की वस्तुओं का विवरण लिखना है। भाषा सीखने में इन वस्तुओं को शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। 133 ज्ञापक ज्ञान। ज्ञापक ज्ञान के अंतर्गत छात्रों को व्याकरणिक ज्ञान कराया जाता है। ज्ञापक ज्ञान से तात्पर्य है व्याकरणिक विषयों का ज्ञान। ज्ञापक ज्ञान को ही घोषणात्मक ज्ञान, वर्णनात्मक ज्ञान, प्रस्तावनात्मक ज्ञान भी कहा जाता है। 134 समालोचनात्मक साक्षरता। एक स्थिति में छात्रों को चर्चा के तहत विषय के प्रतिकूल ऑपोजिट पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य को दर्शाया जाता है, ये जिससे वे और भी अधिक थीम रखते हैं। ये प्रक्रिया छात्रों के बीच में समालोचनात्मक साक्षरता का विकास करती है। 135 अध्ययन कुशलता। सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा के छात्र कक्षा व्याख्यान के मुख्य सूत्र को समझाने का प्रयत्न करते हैं और उसमें से मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं। इसे अध्ययन कुशलता की दक्षता के रूप में जाना जाता है। 136 बहिर्वेशित प्रश्न एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। यह एक प्रश्न है, पढ़कर जाने की यह किस श्रव्य प्रश्न से संबंधित है। छोटी बालिका की कहानी पढ़कर आप उसके दर्द और कठिनाई का सामना करने के साहस से द्रवित हो जाते हैं। आप छोटी बालिका की प्रशंसा करने के लिए उसे एक पत्र लिखेंगे। 120 शब्दों से युक्त एक पत्र लिखे। ये बहिर्विषयक प्रश्न कहा जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन। 137 संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रावीण्यम CALP। संज्ञानात्मक शैक्षणिक प्रवीणता से तात्पर्य है ये कक्षा में या शैक्षिकी भाषा में प्रयोग की जाने वाली शैक्षणिक भाषा या भाषा में दक्षता से है। इसमें अमूर्त विचारों और उच्च भाषा योग्यता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
138 मूल अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रावीण्यम BICS मूल अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्रावीणता बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स से तात्पर्य है कि इसे दैनिक दिनचर्या की वार्तालाप की भाषा कहा जाता है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपने प्रतिदिन की बातचीत दूसरे व्यक्ति से कर पाता है, जो एक व्यक्ति से व्यवहार करने का माध्यम बनती है। 139 त्रिभाषा सूत्रांतर्गतम एकस्याः शास्त्रीय भाषायाः अध्ययनम भाषा शिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक शास्त्रीय भाषा का अध्ययन ये सत्य नहीं है, अतः इसका एक उत्तर सही है। जबकि इसके अंतर्गत मातृभाषा एवं गृहभाषा का अध्ययन, भारतीय भाषा का अध्ययन और भाषा रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन होता है। 140 माप्यनियम सहित योग्यत्व गृहीतु अधिगम सीखने के परिणाम छात्र को समर्थन करने का प्रयत्न करते हैं, मापने योग्य नियमों के साथ ग्रहण करना। 141 जन्म विवाहादि उत्सवार्थ भाषा निम्नलिखित में से जन्म, विवाह आदि समारोहों के लिए भाषा का प्रयोग आनंद की भाषा के रूप में किया जाता है। जन्म विवाह आदि उत्सव के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह आनंद एवं खुशी की भाषा होती है। 142 भाषाधिगम उपकरणम बिना प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता भाषा अधिग्रहण उपकरण है। भाषा अधिग्रहण उपकरण को ही भाषा अर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इसमें किसी भी भाषा को सीखा नहीं जाता, बच्चा स्वयं बोलना सीखता है। 143 केवल विषय नैपुण्यम केवल विषय वस्तु विशेषज्ञता योग्यता आधारित सीखने और सिखाने का उद्देश्य नहीं है, केवल नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आता है। जबकि समाज में सफलतापूर्वक कार्य करना, सह उद्देश्यपूर्ण कौशल के अनुप्रयोग को पढ़ाना, पारस्परिक कौशल विकसित करना योग्यता आधारित सीखने और सिखाने का उद्देश्य है। 144 पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया 7वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को भाषा सिखाने के लिए पेटी से फल लाकर देने की क्रिया तथा जल्दी से दीवार की तरफ दौड़ो और उसे छुओ का कार्य करवाती है। भाषा शिक्षण में इस प्रकार की विधि पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया विधि कहलाती है। 145 व्याकरणस्य प्रक्रियात्मक ज्ञानम व्याकरण के अंतर्गत रूपों का ज्ञान तथा उनका प्रयोग करना व्याकरण प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। इस क्रिया में छात्रों को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि किसी क्रिया को सही तरीके से कैसे किया जाए या किस कौशल का प्रयोग किया जाए। ये प्रक्रियात्मक ज्ञान व्याकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 146 चेतना उत्तेजनम 8वीं कक्षा में अध्यापक राय कुमार वाच्यों और लकारों को पढ़ाने के लिए योजना का निर्माण करते हो वे सर्वप्रथम छात्रों को कहानी पाठ को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए, जहां पर कर्तृवाच्य और शब्द रूपों का प्रयोग अधिक हो, उन उदाहरणों की सहायता से उस विषय पर विचार विमर्श करते हुए एवं उसका प्रयोग के प्रति छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हो ये पद्धति चेतना उत्तेजना कही जाती है। 147 प्रतीक भाषा या व्याकरण प्रतीक भाषा के संदर्भ में ये कथन सत्य है कि प्रतीक भाषा का संबंध व्याकरण से होता है। भाषा में प्रतीक चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। 148 व्याकरण शिक्षणम शब्द निर्माणम काव्य को पढ़ने का उद्देश्य व्याकरण शिक्षण तथा शब्द निर्माण नहीं होता है, बल्कि काव्य पढ़ने का उद्देश्य काव्य में निहित रस, छंद और अलंकार का ज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान तथा काव्य समीक्षा एवं मनोरंजन को प्राप्त करना काव्य का उद्देश्य रहता है। 149 विषय संबद्ध शब्दकोश एक शिक्षिका छात्रों को 2 विषयों के लिए शब्द देती है। 2 विषय हैं घर और विद्यालय। वह अपने छात्रों से 2 शब्द समूह बनाने के लिए कहती है, यह विषय संबंधी शब्दावली शब्दकोश है। 150 अर्थानुमानम पठन पढ़ने के दौरान प्रमाण, साक्ष्य आधारित और तर्क आधारित अर्थ ग्रहण करने की समझ को अर्थ का अनुमान कहते हैं। 151 भाषा अन्य भाषा शिक्षण बाधते विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा शिक्षण के बारे में मातृभाषा अन्य भाषा सीखने में बाधा डालती है, ये सत्य नहीं है। जबकि मातृभाषा उच्च संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है, मातृभाषा अंतर संचार क्षमता को बढ़ाती है, मातृभाषा वैचारिक स्पष्टता को बढ़ावा देती है। 152 पत्राधान पोर्टफोलियो मूल्यांकनम कोई 8वीं कक्षा की शिक्षिका 1 वर्ष तक छात्रों के सीखने का विवरण एकत्र करती है। वह प्रति सत्र प्रत्येक छात्र का अवलोकन करती है। वह मूल्यांकन के लिए विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करती है। इस पद्धति को पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहते हैं। पोर्टफोलियो को पत्राधान भी कहते हो। 153 समाचार पत्र से वायुमंडलीय प्रतिवेदनम पाठ्यपुस्तक लेखक की पाठ्यपुस्तक सामग्री प्रमाणिक नहीं मानी गई है, बल्कि समाचार पत्र के वायुमंडलीय प्रतिवेदन, आगंतुक वासगृह की आहार सूची और पत्रिका में स्थित विज्ञापन प्रमाणिक सामग्री है। 154 प्रायोजना कार्यम कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में अपने छात्रों को ग्रामों और नगरों के जल प्राप्ति के साधनों तथा उसका प्रयोग के बारे में बताती है तथा छात्रों को जल के विषय में और अधिक पढ़कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आपस में विचार विमर्श करने की क्रिया करना प्रयोजना कार्य कहलाता है। इस क्रिया का दूसरा नाम प्रोजेक्ट वर्क भी है। 155 निवेश उपकरण नानी निवेश उपकरण भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, बल्कि अवबोध्य निवेश भाषा शिक्षण के कार्य और प्रतिपुष्टि भाषा शिक्षण के अवधारणा माने गए हो। 156 पाठ्यपुस्तक लेख केन जलवायु परिवर्तन लिखित लेख जलवायु परिवर्तन पर पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा लिखा गया एक लेख प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि समाचार पत्र से व्यंग्य चित्र, पत्रिका में समाचार पत्र तथा प्रसिद्ध लेखक की लघु कथा के रूप में स्वीकार किया गया है। 157 मनोरंजन समीक्षा च काव्य का प्रमुख प्रयोजन मनोरंजन और समीक्षा होता है। काव्य के आधार पर हमें जो प्राप्त होता है उसे ही साहित्य की भाषा में प्रयोजन कहा जाता है।
158 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहकर्मी कक्षा शिक्षक शिक्षार्थियों के स्वाभाविक भाषा कौशल को मापना चाहता है। उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देना चाहिए। 159 उच्चारणम व्याकरणम शब्दावली च भाषा कौशल में उच्चारण व्याकरण और शब्दावली भाषा प्रविधि सम्मिलित है। 160 सावबोधनपूर्वक पढ़ने पठन कौशल के आकलन के लिए भाषा शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़ने से ध्यान देना चाहिए। 161 संरचनात्मक उपागम 8वीं कक्षा की शिक्षिका शिक्षार्थी को इन बैंक ले जाती है। वहीं खाता खोलने का तरीका उन्हें बताती हो, फिर वह कक्षा के आधे विद्यार्थियों से रिपोर्ट लिखने को कहती है और शेष आधे विद्यार्थियों से कोषागार में खाते खोलने को कहती है। उसकी कक्षा में संरचनात्मक दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। 162 संदर्भानुसार अर्थ से अनुमान कुर्यात। छठी कक्षा का छात्र जब पाठ पढ़ता है तब उसका सामना कठिन और अपरिचित शब्दों से होता है और वह उनका अर्थ समझने में असमर्थ होता है। उसे संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। 163 रियालियत। छठी कक्षा में शिक्षक के द्वारा छात्रों को शब्द ज्ञान करवाने और वार्तालाप में गति प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं उपकरणों को कक्षा में लेकर आना। भाषा अध्यापन के संदर्भ में उन वस्तुओं को रियालिया के नाम से जाना जाता है। सीखी गई सामग्री और पाठ के उद्देश्य के बीच स्पर्श और बहुआयामी संबंध की अनुमति देकर शिक्षार्थियों को पाठ के मुख्य केंद्र बिंदु से जोड़ने के लिए रियालिया का प्रयोग किया जाता है। 164 भाषा अधिगम। भाषा अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य है यदि कोई छात्र तृतीय भाषा के रूप में मलयालम भाषा पढ़ता है। इस पढ़ने की क्रिया से कक्षा में छात्र परस्पर संपर्क माध्यम के द्वारा भाषा सीखने व पढ़ने में सक्षम हो जाएगा। इस क्रिया को भाषा अधिगम कहते हो। 165 रसास्वादन मूल्यांकनम च। काव्य को पढ़ने पढ़ाने का मुख्य प्रयोजन कविता में निहित तत्वों रस छंद और अलंकार का रसास्वाद प्राप्त करना होता है। 166 वाक्य विन्यास त्रुटि। एक शिक्षिका शिक्षार्थी को पैराग्राफ लिखने के बारे में ये कहकर जवाब प्रतिपुष्टि देती है जो आपने कुछ व्याकरण संबंधी गलतियां की है। वह यहाँ वाक्य विन्यास त्रुटियों की बात कर रही है। 167 अर्थ संकेत कानी सेमांटिक क्यूज। पढ़ने के दौरान एक छात्र अर्थ को समझाने की कोशिश करता है। इस क्रिया को अर्थ संकेत क्रिया कहते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में इस क्रिया का उपयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। 168 अधोगामी श्रवण प्रक्रिया टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेसेस। सुनने की अधिगम प्रक्रिया में टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेसेस में मुख्य विचार को समझाना, पूर्वानुमान करना, तथ्यों का अनुमान लगाना और सारांश उत्पादन शामिल है। 169 सुरक्षित स्वीकृतन अनुभवेत। स्वाभाविक रूप से बहुभाषी भारतीयों को कक्षा में एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करें। 170 पठन पाठ्यपुस्तक से अवबोधनमस्ति। पठन पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त पठन पढ़ना पाठ्यपुस्तक की समझ अवबोधन है। अवबोध पठन से तात्पर्य है समझकर पढ़ना तथा अर्थ सहित पढ़ना। 171 संवेद पठन। संवेद पठन को ही सामूहिक पठन कहते हैं। इस पठन से तात्पर्य है समूह से पढ़ना। अध्यापक जब छात्रों को कई वर्गों में विभाजित करके पाठ पढ़ने के लिए कहता है ये सामूहिक पठन के अंतर्गत आता है। 172 पूर्व लेखनम। लेखन प्रक्रिया में मानसिक स्वरूप के निर्धारण की सुव्यवस्थित विधि पूर्व लेखन हो सकती है। 173 संप्रेषणात्मक उपागम। एक भाषा शिक्षिका कक्षा में छात्रों के वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग करता है और छात्रों को लक्षित भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह संप्रेषणात्मक उपागम का प्रयोग करता है। 174 रोदनम कूजनम अव्यक्तवाक्च। बालक के पूर्व भाषाई चरण अवस्था की विशेषता रोना कूजना और अव्यक्त बोली। 175 संज्ञानात्मक प्रविधि कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। व्याकरण का किसी अनाधित रूप के शिक्षण क्रम में भविष्यकालिक कर्मवाच्य रूप को विद्यार्थी पूर्वाधित ज्ञान वर्तमानकालिक कर्मवाच्य रूप में प्रयोग करने में समर्थ है। इस शिक्षण विधि को संज्ञानात्मक प्रविधि कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज कहते हो। रचनावाद शिक्षण। 176 बालाः पूर्व ज्ञान संयोगेन शिक्षयन्ति। सिद्धांत के रूप से यह मानते हैं कि बालक पूर्व ज्ञान के संयोग द्वारा शिक्षित होता है या सीखता है। 177 लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यह एक भाषा अर्जन तंत्र है जो बालक में जन्मजात पाया जाता है। इसे चॉम्स्की अपने भाषा विकास के सिद्धांत में बताया है। 178 सर्वेशा विधिना सक्षम प्रयोजनाना स्ट्रैटेजी ग्रहणम। विभिन्न दर्शनों के ग्रहण के संदर्भ का अर्थ है सभी विधियों के सक्षम प्रयोजनों उद्देश्यों को ग्रहण करना। 179 संक्षेपीकरणम समराइजिंग। पाठक निर्णय करते हुए उसके बाद अपनी मति के अनुसार मुख्य प्रकरण को ग्रहण करता है। प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को संक्षेपीकरण समराइजिंग कहा जाता है। जब पाठक द्वारा किसी विषय वस्तु के विषय में निर्णय करते हुए जब मुख्य प्रकरण को ग्रहण किया जाता है तो इसे संक्षेपीकरण कहा जाता है। 180 भागग्रहणम रोल प्ले। यदि कोई अध्यापक ऐसे लोगों को जैसे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सदस्यों अध्यापक गृहपत्नी ग्राम की चिकित्सा अधिकारी को भाषा निवेश की गोष्ठी के लिए प्रदान करता है तो यह प्रयोग भाषा ग्रहण रोल प्ले कहलाता है। 181 सहपाठिना मध्य अंतःक्रिया। एक शिक्षिका छात्रों को जोड़े में बैठने के लिए कहता है और वह उन्हें एक चित्र देता है और उन्हें एक दूसरे के चित्रों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करने का निर्देश देता है। ये सहपाठियों के बीच अंतःक्रिया सहभागिता पद्धति है। 182 हस्तलेखनम सूक्ष्मांग क्रिया। च लेखन अक्षमता डिस्याफिया। सीखने की अक्षमता को जो प्रभावित करती है हस्तलेखन और सूक्ष्म क्रिया। लेखन वैकल्यम। लेखन में कमी। ये लेखन वैकल्यम के अंतर्गत आता है जिसे हम डिस्ग्राफिया या लेखन अक्षमता भी कहते हैं। इसकी कमी के कारण बालक लिखने में अक्षम रहता है।
183 अर्थग्रहणम पढ़ने का मतलब अर्थ को ग्रहण करने से है। पठन ये भाषा कौशल का तीसरा कौशल है, जिसका उद्देश्य है पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना। इससे तात्पर्य है पढ़ने में कुशल। 184 परियोजना कार्यम प्रोजेक्ट वर्क एक शिक्षिका अपनी कक्षा को 4 समूहों में विभाजित करती है। वह प्रत्येक समूह को कुछ विषय देती है। वह उन्हें 3 महीने तक उन पर काम करने के लिए कहती है और फिर पूरी कक्षा विवरण प्रस्तुत करती है। इस समूह गतिविधि को प्रोजेक्ट वर्क कहा जाता है। 185 द्रुत पठनम स्किमिंग इसमें छात्र सरसरी नज़र से तीव्र गति से पता है। पूर्व 186 पूर्व लेखन स्तरे अन्वेषण स्तरे च प्री राइटिंग एंड डिस्कवरी मुक्त लेखन लिखने की प्रक्रिया लेखन स्तर में और अन्वेषण स्तर खोज स्तर में छात्रों के लिए सहायक होती है। 187 भाषा सह नियुक्त एंगेजमेंट एक भाषा कक्षा में यह अपेक्षा की जाती है कि छात्र भाषा में और भाषा के साथ काम करें। इस कार्य को भाषा के साथ नियुक्ति एंगेजमेंट कहा जाता है। 188 वैश्विक व्याकरण सिद्धांत भाषा अधिग्रहण का वैश्विक व्याकरण सिद्धांत ये मानता है कि सभी मानव सामान्य सिद्धांतों और मानदंडों को उत्तराधिकार में अनुग्रहण करते हैं जो भाषा के स्वरूप को नियंत्रित करते हैं तथा सभी मानव भाषाएं परस्पर समान होती है। सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत नोम चॉम्स्की ने दिया था। 189 सामान्य उपकरणानी कोई 6वीं कक्षा की अध्यापिका शब्दावली कार्य करवाने के लिए अपने घर से पदार्थ और सामग्री को ले आती है तथा वह पहले 4 छात्रों के समूह में प्रयोग करती है। तदुपरांत संपूर्ण कक्षा उस प्रयोग का अनुकरण करता है। भाषा शिक्षण अधिगम में ये पदार्थ और सामग्री सामान्य उपकरण कहलाते हैं। 190 संभाषण लेखन च उत्पादक कौशल संभाषण और लेखन कौशल उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक कौशल भाषण और लेखन को उत्पादक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं और इन कौशलों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। 191 अनुभव आश्रित योग्यता ह्यूरिस्टिक स्किल्स अनुभव आश्रित योग्यता ह्यूरिस्टिक स्किल्स इस विधि कौशल को ज्ञान विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें छात्र को स्वयं तथ्यों का अध्ययन अवलोकन और निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है और छात्र से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वह अपने प्रयास से सत्य की जांच करें। यह विधि आगमन विधि को आधार मानकर विकसित की गई। 192 प्रत्यक्ष विधि इस विधि को निर्वाद विधि के नाम से भी जाना जाता है जो संस्कृत शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है। इसके अंतर्गत बताया गया है यदि छात्र को संस्कृत भाषा को पढ़ाना है तो सभी क्रियाकलाप संस्कृत भाषा में ही होने चाहिए। इससे छात्र को भाषा सीखने में सरलता होती है। 67